ये एक आर्टिकल है किसका, एनके सिंह का। एनके सिंह आईएएस ऑफिसर, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी थे, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। बहुत अच्छा आर्टिकल है। ऐसे लोगों के आर्टिकल्स आए, एम्बेसडर्स के, फॉरेन सेक्रेटरीज के, फाइनेंस कमीशन, वो मिस नहीं करना है क्योंकि उनका जो इनसाइट है बहुत डीप रहता है। ठीक है, दे टेल यू अबाउट द ऑपरेशनल पार्ट एज वेल। तो इसको रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को आज डिकोड करेंगे बेसिकली। ठीक है, इसमें कई एस्पेक्ट टच करेंगे। जो एक टैक्सेशन लेगेसी है हमारी, उसकी क्या हिस्टोरिकल टाइमलाइन रही है वो, फिर अभी का जो पैराडाइम हमको देखने को मिल रहा है जीएसटी 2.0 का, वो कैसे एक वर्चुअस साइकिल है, एक कैसे एक वर्चुअस साइकिल है उसको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ द इंडियन टैक्सेशन रेजिम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जीएसटी 2.0 ट्रिगरिंग वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल जानते हो ना क्या होता है? वर्चुअस साइकिल इज व्हाट? दो साइकिल्स होती हैं, विशियस साइकिल और दूसरा वर्चुअस साइकिल। चीजें जब अच्छी हों, एक किसी काम से या किसी प्रोजेक्ट से चीजें आपकी अच्छी होने लगे, ठीक है, उसका एक डोमिनो इफेक्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हमको दिखने लगे, तो उसको वर्चुअस साइकिल कहते हैं। और विशियस साइकिल क्या होता है? जब चीजें खराब होने लगे उसको हम विशियस साइकिल कहते हैं। तो जीएसटी 2 जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है आर्टिकल, वो ये कह रहा है कि कैसे जीएसटी 2.0 क्या कर रहा है, आपका एक वर्चुअस साइकिल है उसको ट्रिगर कर सकता है इंडियन इकोनॉमी में। अब इंडिया का जो टैक्सेशन पैराडाइम रहा है, उसमें हमको क्या देखने को मिला है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला है, मोर सो इन द पास्ट 10 ईयर्स। इंडिया का जो टैक्सेशन रजीम है इंडिपेंडेंट इंडिया में सून आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ही ड्रैकोनियन था। ड्रैकोनियन मतलब टैक्स पेयर्स जो थे वो अथॉरिटीज के मर्सी पे रहते थे। टैक्स टेररिज्म टाइप की चीज थी। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस बहुत ज्यादा था, कास्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा था। चाहे वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से? एक्साइज। ठीक है, जीएसटी तो अब की बात है, मतलब हाँ ठीक है, आज के समय में जीएसटी की बात करेंगे। एक्साइज है, मॉडवेट था, सैनवेट था। ठीक है, स्टेट एक्साइज अलग था, सेंट्रल एक्साइज अलग था। तो पुरानी जो टैक्सेशन रजीम थी वो बहुत ड्रैकोनियन थी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो 70s में जो पीक इनकम टैक्स रेट था वो 97.5% का था। मतलब 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ जाएगा? 97.5 रुपीज। आपके पास कितना बचेगा? 2.5 रुपए बचेगा। ये पीक रेट था, सबके लिए नहीं, लेकिन ये पीक रेट हुआ करता था। तो ये सब क्या है? ये सब टैक्स टेररिज्म था। कमाने का कोई इंसेंटिव नहीं था, क्योंकि आपको पता है आप कमाएंगे 100 रुपए तो 97.5 रुपए कितना किसको देना पड़ जाएगा? सरकार को देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता था? आउटवर्ड माइग्रेशन भी देखने को मिलता था। जो भी आपके बड़े डॉक्टर्स थे या जो अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर चले जाते थे। तो इंडिया का जो टैक्सेशन रजीम है वो आपका काफी ड्रैकोनियन रहा। डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे भी क्योंकि इनकम टैक्स बहुत ज्यादा था, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे भी क्योंकि एक्साइज जो हुआ करती थी, एक्साइज ड्यूटी, चाहे सेंट्रल की चाहे स्टेट की, वो बहुत ज्यादा ओपेक होती थी। मतलब पारदर्शिता नहीं रहती थी, और साथ ही साथ बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता था। मल्टीपल टैक्सेस, फिर उसके ऊपर सेसेस हैं, स्टेट अथॉरिटीज हैं वो अलग एक्साइज लेने आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग एक्साइज ड्यूटी लेने आ रही है। तो देवर मल्टीपल टैक्सेस, कई सारे टैक्सेस थे। सो मच सो कि 15 के ऊपर एक्साइज स्ट्रक्चर्स थे हमारे यहाँ एक समय में। 15 के ऊपर एक्साइज स्ट्रक्चर्स थे एक समय में। तो बहुत ज्यादा ओपेसिटी थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम दोनों में। ठीक है, अब इसको क्योर कैसे किया गया? क्योर करने के लिए पहली बार जब हम जीएसटी का नाम सुने तो कब सुने हैं? 1985 में सुने हैं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ड्रैकोनियन टैक्स रेजिम थी, आज क्या है? आज बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम है। 12 लाख तक इस बार के यूनियन बजट के बाद हमको क्या देखने को मिलता है? 12 लाख तक आपकी इनकम है तो इनकम टैक्स प्रोविजंस, एग्जेम्पशंस को यूज करके आपको कितना टैक्स देना है? 0 टैक्स देना है। ठीक है, अभी जीएसटी 2.0 आया है,
जीएसटी 1.0 ने भी चीजें सिंप्लीफाई कर दी थी। जो कास्केडिंग इफेक्ट था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, उसको सब्ज्यूम कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार के जो तमाम अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो एक यूनिफाइड सिंगल रेजिम में हमने एनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, बट 2.0 में हमको क्या देखने को मिला? जो जीएसटी 1.0 में भी जो खामियां थी, कुछ दिक्कतें थी, ठीक है, उसको भी हमने फीडबैक लूप मैकेनिज्म से रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, उसको हमने क्या किया? सब्ज्यूम कर दिया है दो स्ट्रक्चर्स में, 5% और 18% में। खैर, अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टैक्सेशन रजीम है इंडिया में सिंप्लीफाई होती गई है, तो 1985 से इसकी शुरुआत होती है। 1985 में वीपी सिंह जो है वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 85 में किसकी सरकार थी? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और उनके कैबिनेट में वीपी सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, वही आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन जिन्होंने पहली बार आइडिया फॉरवर्ड किया किस चीज का? जीएसटी का। ठीक है, जीएसटी का आइडिया फॉरवर्ड किया, लेकिन समहाउ ये उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उस समय का कालखंड क्या था? इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज। टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। टैक्स टेररिज्म बहुत ज्यादा था। इंस्पेक्टर राज क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंस्पेक्टर्स के पास पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अपने हिसाब से वसूली करते थे बिजनेसेस से, बिजनेस हाउसेस से। ठीक है, इसीलिए इंस्पेक्टर राज या लाइसेंस राज। और क्यों कर पाते थे? क्योंकि लॉ सिंपल नहीं थे, लॉ कॉम्प्लेक्स थे। लॉ सिंपल रहेंगे तो फायदा किसका रहेगा? आम जनमानस का, सिटीजन्स का। लॉ कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो किसका फायदा रहेगा? जो अधिकारी वर्ग है उसका। तो उस समय जो टैक्स रेजीम थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत जटिल थी। उसकी वजह से हमको टैक्स टेररिज्म देखने को मिलता था, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज जैसी चीजें देखने को मिलती थी। तो वीपी सिंह 1985 में बात करते हैं जीएसटी की। समहाउ जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन फाइनली उसका एक सबड्यूड वर्जन, मॉडवेट, हमको देखने को मिलता है, जो 1986 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मॉडवेट देखने को मिलता है जो 1986 में यूज। मॉडवेट क्या था? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या होता है? व्हाट इज वैट? वैट एक टैक्सेशन रजीम है। जीएसटी भी क्या है? एक तरीके का वैट ही है, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। कि मतलब आप पूरे कंपोजिट पे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। जितना माल मटेरियल ऐड हुआ है उसका जो मतलब वैल्यू एडिशन है, खाली आप उस पर टैक्स पे किए जा रहे हैं। तो मॉडवेट के पहले ऐसा कुछ नहीं था। जैसे अभी क्या है, आप मान लीजिए एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, तो शर्ट मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं तो आपको कई रॉ मटेरियल चाहिए ना, रॉ प्रोडक्ट्स कई सारे चाहिए। जैसे कॉटन यार्न चाहिए, बटन्स चाहिए, प्रिंटिंग करानी है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी क्या है कि जैसे आपने किसी होलसेलर से कॉटन यार्न लिया, तो वैल्यू एडेड टैक्सेशन में मान लीजिए 100 रुपए का आपने लिया, तो खाली 100 रुपए पे जीएसटी लग जाएगी। उसके बाद आपने उसमें बटन टाके, तो मान लीजिए 50 रुपए के बटन टाके, तो खाली 50 रुपए पे जो एडिशनल वैल्यू ऐड किया गया है, खाली उस पे आपका वैट लगेगा। ठीक है, उसके बाद मान लिया आपने प्रिंटिंग कराई अगले 50 रुपए की, तो अब जो टैक्सेशन रजीम है जीएसटी में, तो इसमें भी वैल्यू एडेड टैक्स है, तो इसमें भी जो 50 रुपए एडिशनल ऐड हुए हैं, खाली उस पे वैट लगेगा। पिछले 100 और 50 मतलब पिछले 150 पे नहीं लगेगा। बट अर्लियर दिस वाज नॉट द केस। मॉडवेट के पहले हमको क्या था? पूरे कंपोजिट पे पूरे टैक्सेस देने रहते थे। इसी को हम क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। यही कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता था। तो 1986 में वीपी सिंह ने 1985 में वैट का आइडिया दिया। समहाउ इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इन टोटलिटी। 86 में मॉडिफाइड वैट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। मॉडिफाइड वैट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या हुआ कि जो रिफॉर्म की साइकिल थी वो हमने किसी तरीके से शुरू कर दी। रिफॉर्म की जो साइकिल थी वो समहाउ हम क्या कर रहे हैं? इनिशिएट कर दे रहे हैं। लेकिन ये क्या थे? बहुत स्लो पेस्ड रिफॉर्म्स थे, बहुत तेजी से रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। एक मेजर जो पुश मिला है वो कब मिला है? 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? बीओपी क्राइसिस हो गई थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा था कि हम 2 हफ्ते का जो इंपोर्ट बिल है उसको ऑनर कर पाए। मतलब फॉरेक्स रिजर्व हमारे एकदम डिप्लीट कर गए थे, एकदम खाली हो गए थे।
ठीक है, तो इंडिया क्या करती है, आईएमएफ से लोन लेती है। आईएमएफ हमको लोन तो दे देती है, लेकिन क्या बोलती है साथ में कि कुछ कंडीशंस हैं आपको मानने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। उसके लिए हम अपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म्स करते हैं, अपना पूरा जो इकोनॉमिक पैराडाइम है उसको चेंज कर देते हैं। इसी को हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक पैराडाइम थी उसको रिफॉर्म किया जाता है 1991 एलपीजी रिफॉर्म से। तो टैक्सेशन भी क्या है, इकोनॉमिक पैराडाइम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से बात शुरू होने लगती है किस चीज की, कि अब हमको वैट जो है फेज वाइज मैनर में पैन इंडिया इंप्लीमेंट करना है। तो इस पावरफुल मूवमेंट का एक असर यह होता है कि 1991 एलपीजी रिफॉर्म से पॉलिसी सर्कल में बात होने लगती है कि हमको क्या करना है, हमको वैट को टोटलिटी में इंप्लीमेंट करना है। 86 में हमको क्या देखने को मिलता है, खाली कुछ सेलेक्टेड आइटम्स पे मॉड वैट लग रहा है। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, ये जो साइकिल ऑफ रिफॉर्म्स है उसको और ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं। और कट टू 2000 हमको क्या देखने को मिलता है, वैट जो है वो लागू हो जाता है, वैट जो है वो लागू हो जाता है इंडिया भर में। ठीक है, लेकिन अभी भी ये पूरे आइटम्स पे नहीं लगता है, अभी भी ये पूरे आइटम्स पे नहीं लगता है। दूसरी चीज, केंद्र अपना अलग लगा रहा है वैट रजीम, और राज्य सरकार है वो अपनी वैट रजीम अलग लगा रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर अब टैक्स रिफॉर्म्स की बात कंटिन्यूड रहती है, मतलब अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करने की बात करते हैं। 2000 कौन सा टाइम है, किसकी सरकार है, वाजपेयी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी केलकर टास्क फोर्स है वो गठित करते हैं। अब वो ये समय है, मतलब सन 2000 के बाद वाला समय ऐसा है जब हमको 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, मतलब 10 साल पुराने जो रिफॉर्म्स हमने लिए थे, सुधार जो हमने लिए थे, उसका असर जो है वो दिखने लगा है इकोनॉमी में। तो इसको और कैसे प्रोपेल किया जाए, इंडियन इकोनॉमी को और अच्छे से कैसे इंटीग्रेट किया जाए ग्लोबल इकोनॉमी में, ये सारी पहल शुरू हो जाती है। तो वाजपेयी जी क्या करते हैं, केलकर टास्क फोर्स गठित करते हैं, विजय केलकर की अध्यक्षता में केलकर टास्क फोर्स 2002। मंशा क्या रहती है केलकर टास्क फोर्स गठित करने के पीछे, कि जो हमारी टैक्स रेजीम है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, इसको और फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने के पीछे मंशा क्या है, कि आम जो जनमानस है उसको भी फायदा रहे, और जितना सिंपल टैक्सेशन रेजीम रहेगी, टैक्स स्ट्रक्चर जो है जितने लो रहेंगे, उतना हमारा भी फायदा है, सरकार का भी फायदा है। सरकार का फायदा क्यों है, लैफर कर्व, इसके बारे में पढ़ लेना। लैफर कर्व क्या होता है, रेवेन्यू रियलाइजेशन और टैक्स रेट के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लैफर कर्व कहते हैं। ये आपका टैक्स रेट हो गया, ये हो गया आपका रियलाइजेशन। तो मतलब टैक्स रेट आप बढ़ाते जाएंगे तो रेवेन्यू जो सरकार रियलाइज कर रही है वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा आएगा जहां से टैक्स रेवेन्यू है वो कम होने लगेगा। मान लिए 5% पे आप सरकार जो है वो इतना टैक्स कमा रही है, 10% पे सरकार जो है कितना टैक्स कमा रही है, इतना टैक्स, तो ये बढ़ाना इतना। लेकिन मान लो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये हो गया 12% का, 12% पे सरकार इतना रेवेन्यू कमा रही है। अब मान लो सरकार 15% कर दे रही है टैक्स, तो 15% पे अब क्या है, टैक्स रेवेन्यू है वो आपका कम होने लगेगा। रीजन क्या है, लोग टैक्स की चोरी करने लगेंगे। आप ही के ऊपर 5% टैक्स लगाया जाए खाने पे तो आप उसको खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन जब 20% रेस्टोरेंट वाला 20% टैक्स लगा दे, या मतलब सरकार 20% या 25% का टैक्स लगा दे, तो रेस्टोरेंट वाला बिल लेके आएगा तो आप क्या कहेंगे, हो सके कच्चा बिल दे दो। होता है ना पक्का बिल कच्चा बिल, कच्चा बिल मतलब उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, तो लोग चोरी करने लगते हैं। इस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, एक सर्टेन टैक्स रेट तक टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से घटने लगता है। तो केलकर टास्क फोर्स इसीलिए लाया गया था कि हम अपना जो टैक्स रेट है उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको प्रोपेल करें, क्योंकि जितना ज्यादा सिंपलर टैक्स रेजिम रहेगी उतना ज्यादा बिजनेस हाउसेस हैं उनको फायदा होगा। बिजनेस हाउसेस जितने अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज उतने ज्यादा बढ़ेंगे, जीडीपी ग्रोथ और तेजी से होगी, नेशनल इनकम और तेजी से बढ़ेगी। तो 2002 में हमको क्या देखने को मिलता है, केलकर टास्क फोर्स आती है।
केलकर टास्क फोर्स का काम क्या रहता है, कैसे हम टैक्स रेजिम को, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। केलकर टास्क फोर्स ने ही बात की थी कि भाई पैन को यूनिवर्सल किया जाए। पैन क्या होता है, पैन कार्ड जानते हो, ठीक है, पैन कार्ड को यूनिवर्सलाइज किया जाए। जीएसटी जो है वो लागू किया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक वन नेशन वन टैक्स, वो लागू किया जाए। ये सारी चीजें पहली बार किसी कमीशन ने या किसी टास्क फोर्स ने कही है, तो वो केलकर टास्क फोर्स ने की है, ठीक है। खैर केलकर टास्क फोर्स क्या थी, एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी, इसने चीजें रिकमेंड की, लेकिन सून आफ्टर सरकार चली गई और कौन सी सरकार आ गई, एनडीए के बाद यूपीए की बात आ गई। लेकिन रिफॉर्म, यूपीए मतलब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद भी रिफॉर्म की जो साइकिल थी वो रुकी नहीं, रिफॉर्म पे बात होती रही, ठीक है। चिदम्बरम आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी क्या करते हैं, वो पुश करने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी को और कैसे पुश किया जाए, जीएसटी को और कैसे तेजी से पुश किया जाए कि जल्द से जल्द इंडिया में वन नेशन वन टैक्स हो जाए, वन नेशन वन टैक्स हो जाए, ठीक है। तो ये वो समय है जब कई सारे कंसर्न्स अराइज होते हैं जीएसटी को लेके। जीएसटी बहुत आसानी से नहीं आ गया है, इसकी बात कब से चल रही है, आइडिया जो है उसका इंसेप्शन 1985 से है, लगा कब है, 2017 से लागू हुआ है, क्योंकि कंसेंसस बनाने में बहुत समय लग गया। अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इस पे डेलिब्रेशन किए हैं, अलग अलग कमीशंस बने हैं, टास्क फोर्स बनी है, ठीक है। तो इसको पुश बहुत पहले से किया जा रहा था, वाजपेयी जी के समय से, मतलब इंस्टीट्यूशनली इसको पुश करने की कोशिश की जा रही थी। पी चिदम्बरम जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उस समय कंसर्न्स क्या आ रहे थे, स्टेट्स जो हैं वो समहाउ अनईज पे थे, मतलब दे वर नॉट इजी विद द आइडिया ऑफ सबज्यूमिंग देयर सॉवरेनिटी इनटू द यूनियंस पॉकेट। क्योंकि हमारे यहां क्या है, फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म है तो एक चीज और होगी क्या, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब जो केंद्र है उसके पास अपनी ताकत है टैक्स को इंपोज करने की, सो इज द केस विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जीएसटी क्या था, यूनिफाइड टैक्सेशन रेजिम थी कि नेशनल लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हम एक यूनिफाइड पैराडाइम में लेके आ जाए। इसलिए जो स्टेट्स हैं उनमें एक नर्वसनेस आ गई थी कि अगर एक यूनिफाइड टैक्सेशन रेजिम आ गई तो हमारा जो कर लगाने का, हमारी जो कर लगाने की सॉवरेनिटी है या पावर है वो क्या होगी, वो कर्टेल हो जाएगी। तो कई कंसर्न्स थे। एक कंसर्न्स क्या था कि राज्यों को लग रहा था कि उनकी जो स्वायत्तता है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जीएसटी आने में पंगा हो रहा है। पंगे के क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द इंपेडिमेंट, क्या कारण थे, एक तो स्टेट ऑटोनॉमी हो गई, दूसरा क्या है, उनको यह डर था कि एक नई टैक्सेशन रेजिम आएगी तो हमारा जो रेवेन्यू है उसमें एक लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना कि नई टैक्सेशन रेजिम आ रही है, तो अभी जितना हम कमा पा रहे हैं, राज्यों को लग रहा है अभी जो हम कमा पा रहे हैं पता नहीं तब कमा पाएंगे कि नहीं। पहले तो था कि भाई स्टेट ऑटोनॉमी चली जाएगी, हमारी जो हमारी ताकत है कर लगाने की, टैक्स लगाने की, वो गायब हो जाएगी। दूसरा क्या है, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू लॉस का डर। तीसरा कारण था एक पॉलिटिकल डेडलॉक भी था, मामला जो है वो आपका काफी पॉलिटिसाइज हो गया था। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए पार्टी ए केंद्र में है, और पार्टी बी जो स्टेट में है वो ओपोजिशन पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉलिटिकल टसल लगेगी, एक कॉमन ग्राउंड या कंसेंसस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेडलॉक भी हमको देखने को मिल रहा था। फिर अगली चीज है, कंपनसेशन को लेके प्रॉब्लम था कि मान लो अभी सेल्स टैक्स लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, प्री जीएसटी की बात कर रहा हूं, प्री जीएसटी, तो उनको लग रहा है कि भाई अभी हम 50,000 करोड़ रुपए टैक्सेस के थ्रू कमा ले रहे हैं, लेकिन नई रेजिम आएगी उसमें कहो मेरा जो टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो गिर के 35,000 करोड़ रुपए हो जाए, तो हमारा तो क्या है, नुकसान है। तो 15,000 करोड़ कौन देगा हमको, अगर केंद्र देगी तो कितने समय तक देती रहेगी, हमेशा के लिए परपेचुअली देती रहेगी या कुछ साल के लिए देगी, 3 साल के लिए देगी, 5 साल के लिए देगी। तो ये कंपनसेशन एक मेजर मुद्दा था। फिर यह था कि रेट क्या रहा जाए, रेट जो है वो क्या रखा जाए।
पुराना जो टैक्स रजीम था, पुराना जो एक्साइज वाला टैक्स रजीम था, उसमें हमको देखने को मिलता था 17 टैक्सेस थे, 13 सेसेस थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, बिकॉज दे वर फ्री टू डू सो, बिकॉज दे वर फ्री टू डू सो अंडर अंडर फिजिकल फेडरलिज्म। लेकिन जब नई रजीम आएगी तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो 17 टैक्सेस और 13 सेसेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट सेसेस, जो केंद्र के स्तर पे भी है, राज्य के स्तर पे भी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप सब्ज्यूम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नया टैक्स रेट क्या रखा जाए, इसमें नया टैक्स रेट क्या रखा जाए, जो हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसमें एक स्टेटस को बना रहे। तो इस रेट को कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। तो आरएनआर क्या रखा जाए, ये भी एक मेजर मुद्दा था। आरएनआर क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट? जब हम एक टैक्स प्रणाली से दूसरी टैक्स प्रणाली की ओर जाते हैं, तो नई टैक्स प्रणाली में एक रेट क्या हो जिससे पुराना वाला टैक्स रेवेन्यू है उतना तो हम कमा ही पाए, इसको कहते हैं आपका रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। कि मतलब आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो क्या रहे, वो न्यूट्रल रहे, एक स्टेटस को बना रहे। नहीं समझे? जीएसटी जब आया तो क्या चला गया, एक्साइज चला गया, सेल्स टैक्स चला गया, ये सारी चीजें चली गई। अब जीएसटी एक नई रजीम आई है, तो जीएसटी रजीम में कौन सा रेट ऐसा तय किया जाए, जिससे जो पुरानी जो रजीम है सेल्स टैक्स की, एक्साइज की, उससे जो हम रेवेन्यू रियलाइज कर रहे थे उतना तो कम से कम कमाए ही कमाए, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। तो चिदम्बरम के समय में ये सारे कंसर्न्स आए थे कि स्टेट्स को डर लग रहा था, नर्वसनेस थी कि उनकी ऑटोनॉमी चली जाएगी। दूसरा क्या था, डर था स्टेट्स को कि रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। फिर मामला जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया था। जो विपक्ष की पार्टियां जो स्टेट में जिनकी सत्ता थी वो क्या है, वो उतने अच्छे से कंप्लाई नहीं कर रही थी, एक कंसेंसस हमको नहीं देखने को मिल रहा था। तो दीज वर द इश्यूज बिकॉज ऑफ विच कि यूपीए एरा में भी हमको एक डेडलॉक देखने को मिलता है। मतलब कोशिश की जा रही है लेकिन जीएसटी की पैराडाइम को हम पुश नहीं कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कट टू 2008-9 हमको क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलती है। तो जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल था, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल था, किधर डाइवर्ज हो जाता है कि इंडिया को इस ग्लोबल क्राइसिस से कैसे बचाया जाए, कैसे इंसुलेट किया जाए। फिर क्या हो जाता है, कई सारे करप्शन के केसेस आने लगते हैं, सीडब्ल्यूजी, कोलगेट, लैंड घोटाला, आदर्श सोसाइटी स्कैम। तो ये वो एरा है जब हम पॉलिसी पैरालिसिस देखते हैं, गवर्नेंस का एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है फ्रॉम 2010 टू 2014। एंटी इंकम्बेंसी, क्योंकि दूसरी बार की सरकार रहती है मनमोहन सिंह जी की, दूसरी बार की सरकार रहती है, तो एंटी इंकम्बेंसी है, करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी है, तो इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है। तो ये वो समय है जब हम पॉलिसी, अब सरकार को डर लग रहा है कुछ भी नया करने में, भले उनकी मंशा अच्छी हो लेकिन उनको लग रहा है कोई नया स्कैम ना आ जाए। तो एक इनएक्टिविटी, गवर्नेंस की हमको एक इनएक्टिविटी देखने को मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। तो पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से पहले तो ये डेडलॉक, लेकिन 2009-10 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन, स्कैम्स, जिसकी वजह से गवर्नेंस में एक वैक्यूम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जीएसटी रिफॉर्म्स को हम पुश नहीं कर पाते हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स को हम पुश नहीं कर पाते हैं। कट टू 2014, 2014 में क्या है, एनडीए वापस आ जा रही है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो जा रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो रहे हैं, अरुण जेटली हो रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या है, बात होने लग रही है गुड गवर्नेंस की। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, ये सब जो आपके क्लेरियन कॉल्स हैं, ये हमको एनडीए में सुनाई देने, एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों में ये सारी बातें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, रिफॉर्म्स, इन सारे मुद्दों पे ये सरकार आती है। और इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से एक क्या हो जाता है, जीएसटी रिफॉर्म्स को पुश करना। जीएसटी रिफॉर्म्स है उनको पुश करना। जीएसटी क्या है, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब जो मूलभूत जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पहले ही डिटरमाइन कर लिए जाते हैं चिदम्बरम के समय में। लेकिन इसको कैसे पुश किया जाए, जो पॉलिटिकल ग्रिडलॉक या डेडलॉक हमको देखने को मिल रहा है, इस डेडलॉक से कैसे बाहर निकला जाए।
इस डेडलॉक से कैसे बाहर निकला जाए, कंसेंसस कैसे बनाया जाए, ठीक है, स्टेट्स को कैसे ऑन बोर्ड लाया जाए कि वो जीएसटी के लिए अपनी स्वीकृति दे दें, ठीक है, वो हामी भर दें। तो एक जो मेजर चेंज होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है वो आपका इट्स अ सिंबल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इट्स अ सिंबल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म कितने अच्छे से काम कर सकता है, बिना डेडलॉक के काम कर सकता है, कैसे कंसेंसस बनाया जा सकता है। मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जीएसटी काउंसिल जैसी बॉडी बनती है। जीएसटी काउंसिल जैसी बॉडी बनती है किसी एक मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, और उसका असर हमको क्या देखने को मिलता है, 2016 तक जो ये बिल है वो पास हो जाता है और 17 से जुलाई 1 2017 से जीएसटी जो है वो लागू हो जाता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स क्या करते हैं, अपनी सॉवरेनिटी है वो पूल कर देते हैं। जीएसटी काउंसिल है क्या, जीएसटी पैराडाइम को कैसे रन करना है। अब हम जीएसटी रेजिम जो है 2000 अरुण जेटली के समय में जीएसटी आ चुकी थी, ठीक है, जुलाई 1 2017 से लागू हो गई। इसने किया क्या, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया। वन नेशन वन टैक्स है वो लागू कर दिया। जो पुराने तमाम टैक्सेस से 17 टैक्सेस और आपका 13 सेसेस, इसको सबज्यूम कर दिया एक यूनिफाइड टैक्सेशन रेजिम में, ठीक है। तो स्टेट की जो स्वायत्तता थी कर लगाने की, अप्रत्यक्ष कर लगाने की, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज हुई। लेकिन स्टेट्स फिर भी क्यों मान गए, बिकॉज ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की जो मेंबरशिप रखी गई वो क्या रखी गई, जो भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे, और जो चेयरमैन है वो कौन रहेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। यहां पे जो चीजें होंगी कैसे डिसाइड होंगी, वोटिंग के माध्यम से डिसाइड होंगी। किसी भी रिजोल्यूशन को मूव कराना है, कोई भी मेजर रिफॉर्म्स करने हैं जीएसटी के अंदर, तो कैसे किए जाएंगे, 3/4 3/4 वोटिंग से। केंद्र के पास कितनी पावर है, कितने की वोटिंग पावर है, 1/3 सेंटर, और सारे राज्यों की मिला के कितने की है, 2/3। तो जो एनके सिंह का आर्टिकल है वो प्राइमरीली यही बात कर रहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है इट्स अ सिंबल ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि कैसे जीएसटी काउंसिल के माध्यम से स्टेट्स और सेंटर एक टीम बना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है उसको एग्जीक्यूट कर पाए इंडिया लेवल पे, ठीक है। अब जीएसटी आ गई, जीएसटी का असर क्या हुआ, जीएसटी का असर क्या हुआ है ये हमको अब देखने को मिलता है, ठीक है। जीएसटी लागू होते ही रेवेन्यू जो था वो डिप किया। रेवेन्यू है वो पहले कुछ साइकिल्स में आपका डिप करता है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखने को मिला है, जो टैक्स पेयर बेस है, टैक्स पेयर बेस है वो पहले 66 लाख लोगों का हुआ करता था, वो बढ़ के क्या हो गया, 1.5 करोड़ का हो गया। पहले सिर्फ 66 लाख लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आपका रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन जीएसटी को आपने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। आप जीएसटी काउंसिल के माध्यम से कंसेंसस बना पाए, उसको लागू करा पाए। उसका असर ये दिखा कि शुरू के क्वार्टर्स में रेवेन्यू थोड़ा सा डिप किया है, क्योंकि अभी लोग समझ रहे हैं, इवन जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो टैक्स अभी पूरा समझ नहीं पाए हैं, सेंसिटाइज तो हुए हैं। किसी को नहीं पता है, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कि रेवेन्यू बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन उनको ये पता है मीडियम टू लॉन्ग रन में जो रेवेन्यू है वो आपका बढ़ेगा। जीएसटी रेजीम है वो क्या करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश देगी, इंडिया को इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मैप पे लेके आएगी, ठीक है। उसका असर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 66 लाख से जो टैक्स पेयर का बेस है 66 लाख, अर्लियर रेजिम में वो बढ़ के आपका 1.5 करोड़ का हो गया है। जो टैक्स बेस है, जो टैक्स बेस है वो 45 लाख करोड़ से, 45 लाख करोड़ से बढ़ के कितने का हो गया आज के समय में, 173 लाख करोड़ का हो गया, ठीक है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है, रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो CAGR 14.4% के रेट पे ग्रोथ की है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 14.4।
मतलब बेस ईयर में 100 रुपए है तो अगले साल कितना है 114.4, और उसके बाद सेकेंड ईयर में 14.4%, 114.4% ऑफ 114। तो कंपाउंड रेट पे हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। शुरू में आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो डिप किया है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सब क्यों हो पाया? ये सब प्राइमरीली हो पाया है जीएसटी काउंसिल की वजह से, क्योंकि आइडिया ऑफ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर पाए हैं। हम एक टेबल पे केंद्र को और राज्य सरकार है उसको बैठा पाए हैं। ठीक है, ये चेंजेस जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस में से है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस में से। ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों? एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला पॉइंट कि आप जीएसटी काउंसिल जैसी कोई चीज है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करा पाए हैं। ठीक है, और वो अभी तक बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। वो अभी तक बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो अब हमको क्या करना है? जीएसटी काउंसिल जैसा जो टेम्पलेट है उसको और भी अरीना में, और भी डोमेन्स में एमुलेट करना है, नकल करनी है उसकी। एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे वो प्राइमरीली किस चीज को टारगेट किए हैं? मैन्युफैक्चरिंग को किए हैं और सर्विसेज को किए हैं। कई मेजर चीजें हैं जो अभी भी क्या है, प्री एलपीजी रिफॉर्म्स वाले एरा की तरह ही से ऑपरेट कर रही हैं, जैसे लैंड मार्केट है, जैसे लेबर मार्केट है। तो एनके सिंह अपने आर्टिकल में यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हमको एक गुड गवर्नेंस का टेम्पलेट मिल गया है। जो काम हम इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में जीएसटी काउंसिल के माध्यम से किए हैं, जीएसटी काउंसिल जैसी हम एक दूसरी बॉडी बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम लैंड मार्केट और लेबर मार्केट, जो 1991 एलपीजी रिफॉर्म से अछूता रह गया था, ठीक है, वहां पे इसको एम्युलेट कर सकते हैं, वहां इसकी नकल कर सकते हैं, वहां इसका अनुसरण कर सकते हैं। लैंड मार्केट क्या है? लैंड मार्केट अभी भी वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे 80s में कर रहा था। 1.25 लाख रुपए कमाने वाला भी बीच लखनऊ में आज मकान नहीं ले सकता है। लैंड मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रैंगुलेटेड है। अब हमको यहां पर इंस्पेक्टर राज देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग को आपने एक्साइज इंस्पेक्टर, वैट इंस्पेक्टर के क्लचेस से तो छुड़ा लिया एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से, लेकिन जो लैंड मार्केट है उसको आप एलडीए, नगर निगम, इनके जो इंस्पेक्टर हैं, इनके जो बाबू हैं, उनसे अभी तक नहीं छुड़ा पाए। तो अगला जो रिफॉर्म एनके सिंह बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल का जो टेम्पलेट है उसको हम गुड गवर्नेंस के टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं लैंड मार्केट और लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज कि जब ये जीएसटी काउंसिल, दूसरी जो नोटिंग है आर्टिकल में वो क्या है कि रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे थे, जो ओपोजिशन में थे, जो ओपोज कर रहे थे जीएसटी काउंसिल में, कि रेवेन्यू लॉस है वो बहुत ज्यादा ओवर स्टेटेड था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या देखने को मिला? 45 लाख करोड़ के टैक्स बेस से हम कहां उठ के आ गए हैं? 2.25 लाख करोड़ के टैक्स बेस पे आ गए हैं। तो जीएसटी 2.0 भी है, जैसे जीएसटी 2.0 आपका दिवाली के मतलब 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। लेकिन हमको इसको कैसे देखना है? बहुत शॉर्ट साइटेड व्यू के हिसाब से नहीं देखना है कि तुरंत 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू अगर गिर जा रहा है, तो दैट शुड नॉट बी द केस। हमको जो लॉन्ग टर्म होराइजन है उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, उस पे मेजर फोकस रखना है। तो जैसे जीएसटी 1.0 एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज था, जीएसटी 2.0 क्या कर रहा है? जीएसटी 2.0 फर्दर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फर्दर प्रोपेल कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, आज के समय में क्यों जरूरत थी? क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो बहुत तेज हैं, ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो आपका बहुत ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो रखी है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है अब वो रिटार्डेड पेस पे ग्रो कर रहा है। उसमें जो ग्रोथ हमको पहले देखने को मिल रही थी वो ग्रोथ अब हमको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो भी ठीक तरीके से कंप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। जो मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स थे, ठीक है, उसका भी हनन देखने को मिल रहा है। इंडिया पे जो 25+25% 50% की टैरिफ लगाई गई है, एक तरीके से आप इसको सैंक्शन ही समझिए। दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, तो जीएसटी 2.0 मतलब दे हैव कम एट द राइट टाइम, एट द अपॉर्चून टाइम। ठीक है, ये क्या करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को जो डिबैकल लगने वाला था उसको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक चीज और एनके सिंह ने बोली है कि अब जो जीएसटी 2.0 के बाद हमको रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी 2-3 क्वार्टर बाद से, तो उन्होंने सरकार को ये सजेस्ट किया है, ये रिकमेंडेशन दिया है कि हमको अपने म्यूनिसिपैलिटीज को भी सशक्त करना है। आइडिया इज कि जीएसटी 2.0 से जो नई रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रोसीड्स हैं उसका एक पोर्शन है वो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज को जाए, अर्बन लोकल बॉडीज को जाए, रूरल लोकल बॉडीज को जाए, क्योंकि वहां पर हमको बहुत ज्यादा माल गवर्नेंस देखने को मिलता है। उनकी जो फंक्शनिंग है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। उनके पास 3F का शॉर्टेज है, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। ठीक है, तो अगर हम उनको फंड्स मुहैया करा पा रहे हैं, एक पोर्शन जीएसटी 2.0 की वजह से जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हो रही है वो हम क्या कर दे रहे हैं, वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज की ओर, तो दैट वुड ट्रांसफॉर्म आवर सिटीज। ठीक है, वो हमारे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको और सशक्त बनाएंगी और वो क्या करेंगे, वो सिटीज को और बेटर बना पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय एनके सिंह। कहां के हेड ऑफ स्टेट अभी इंडिया के विजिट में हैं? बनारस में मोदी जी मुलाकात की हैं अभी। किस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट अभी इंडिया के विजिट पे हैं? नरेंद्र मोदी अभी मुलाकात की है वाराणसी में उनसे। अखबार बिल्कुल नहीं पलटते हो क्या तुम लोग? मॉरिशस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे साल के शुरुआत में, मार्च अप्रैल के आसपास। तो द मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो रेसिप्रोकेटेड द विजिट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ही हैज बीन ऑन विजिट, स्टेट विजिट टू इंडिया। ठीक है, और अभी बनारस में हमको क्या देखने को मिला है, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है, इंडिया एक्सटेंड किया है मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस है कहां? यहाँ पे मेडागास्कर के बगल में है। एशिया में है कि अफ्रीका में है? अफ्रीका में है। ठीक है, मॉरिशस है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? मतलब एक स्पेशल रिलेशन है दोनों के बीच में। हम अभी कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे ना इंडेंचर्ड लेबर की। इंडियन लेबर्स हैं, कहां कहां गए थे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में? कई जगह गए थे, फिजी गए थे, ट्रिनिडाद टोबैगो गए थे। वेस्ट इंडीज की टीम देखो तो उसमें कौन है? शिव नारायण, चंद्रपॉल। ठीक है, कई आपको हिंदू नाम वाले लोग दिख जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इधर ही से गए थे, वो वहां पे प्लांटेशन पे काम करने गए थे, बिहार से, तमिलनाडु से, पूर्वांचल से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। तो मॉरिशस में भी जो 70% वहां की पॉपुलेशन है, कहाँ की है? इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, इसमें आपके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार के भी लोग हैं, पुडुचेरी से बहुत लोग गए थे, तमिलनाडु से काफी लोग गए थे। तो ये इंडेंचर्ड लेबर होके गए थे उस समय। ठीक है, अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, नवीन चंद राम गुलाम, वो भी क्या है, वो भी इंडियन ओरिजिन के ही है। आप देखेंगे टेबल, मतलब लीनियज पूरी प्राइम मिनिस्टर्स की, तो हर दूसरा तीसरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन का ही है मॉरिशस का। ठीक है, अब मॉरिशस की लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन देखो और इसका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखो। आईओआर में, इंडियन ओशन रीजन में, ये एक इंपॉर्टेंट कंड्यूट है इंडिया के लिए। इंडिया के इसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, P2P कॉन्टेक्ट है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है, सिंगापुर के बाद जो सबसे बड़ा सोर्स है एफडीआई का वो क्या है? मॉरिशस है। क्या रीजन है? मॉरिशस के पास अपना पैसा नहीं है, लेकिन मॉरिशस क्या है, एक तरीके का टैक्स हेवन है। तो कई कंपनियां अपना हेडक्वार्टर्स है कहां लगा देती हैं? मॉरिशस में लगा देती हैं। ऑपरेशंस कहीं हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, एशिया में हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगी, वो हेडक्वार्टर्स हैं मॉरिशस में लगा देती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जीरो टैक्स जुरिस्डिक्शन है।
और वहां से पैसा जो है कहां आता है, इंडिया में एफडीआई के तौर पे आता है। ठीक है, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आईओआर में इंडियन ओशन रीजन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें जो है वो मॉरिशस को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। और आजकल के टाइम में 2010 के बाद मॉरिशस, मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज जो हैं, या आसियान की कंट्रीज, या आर्किपेलागोस हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, वो और इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। रीजन क्या है? चाइना का ग्रोइंग सिग्निफिकेंस। आईओआर वाला जो रीजन रहा है, ये जो रीजन रहा है, ये इंडिया का ट्रेडिशनल बैकयार्ड रहा है। मतलब हमारा यहां पे स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन अभी चाइना क्या कोशिश कर रहा है, यहां पे अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने की, इंडिया के स्ट्रांग होल्ड को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए चाइना ने कई चीजें की हैं। बीआरआई इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रोड है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, उससे इंडिया को घेरने की कोशिश की गई है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट। ठीक है, म्यांमार में भी उसने पोर्ट लगाया। आइडिया क्या है? इंडिया को एनसर्कल करना। आइडिया इज टू एनसर्कल इंडिया, क्योंकि जो लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर में जो स्ट्रेटेजिक हेफ्ट रहा है वो किसका रहा है? चाइना का रहा है, क्योंकि चाइना के पास तिब्बत का बफर है। तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जाएंगे तो कहां जाएंगे? मतलब पठार वाले एरिया में जहां कोई नहीं रहता है। लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट अगर एंटर कर रहे हैं इंडिया, तो क्या आ जाएगा? लखनऊ आ जाएगा, पराई वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता था, ये पता है ट्रेडिशनली, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको ये पता है कि जो लैंड बॉर्डर है उसमें जो हेफ्ट है वो चाइना की रही है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली ऐसे सिचुएटेड है। तो हमने क्या किया? हमने आईओआर में अपना स्ट्रेटेजिक हेफ्ट बनाने की कोशिश की है। मलक्का स्टेट यहां पे है, हमने अंडमान में क्या रखा है? ट्राई सर्विसेज कमांड बना के रखा है, कि आईओआर को हमने अपना बैकयार्ड बना के रखा है। हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऐसी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट कर रखे हैं फॉरेन पॉलिसी पैराडाइम में अपने। ठीक है, कि इंडिया का जो वर्चस्व है, हेजेमोनी है, वो आपकी बनी रहे इंडियन ओशन रीजन में। तो उस लिहाज से मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, आसियान की कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मॉरिशस आपको पता होना चाहिए एशिया में नहीं है, अफ्रीका, अफ्रीका की एक कंट्री, मेडागास्कर के बगल में। अभी हमको क्या देखने को मिला है? अभी हमको यह देखने को मिला है कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है, ही इज ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया। जो मेजर डेवलपमेंट रहा है इस पर्टिकुलर विजिट का, वो क्या रहा है कि इंडिया ने एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है वो असाइन किया है। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है वो असाइन किया है, कितने का? 680 मिलियन डॉलर्स का, 680 मिलियन डॉलर्स का। और ये अलग अलग रेल में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट डेवलपमेंट में, ठीक है, अलग अलग रेल में, अलग अलग डोमेन में इंडिया ने इस 680 मिलियन डॉलर के माध्यम से मॉरिशस की मदद करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि क्या टाइमलाइन रही है डिप्लोमेटिक रिलेशन की, इंडिया और मॉरिशस की, तो हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ है 1948 में, पहली बार 1948 में। ठीक है, मैंने आपको बताया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमारा शुरू से रहा है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं वहां जाके बसे हैं। ठीक है, 70% जो मॉरिशस की जनसंख्या है वो क्या है? भारतीय मूल की है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था ही। तो हम सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, छोटी कंट्री है लेकिन हम उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। मतलब हमारा जो हाई कमिश्नर है या एम्बेसडर है वो वहां पर बैठने लग रहा है, और वहां का जो हाई कमिश्नर है, एम्बेसडर है, वो हमारे यहाँ बैठने लग रहा है। छोटी सी कंट्री है बावजूद इसके। तो ये बताता है कि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इंडिया की ओर से उसको अहमियत दी गई है। 1948 में हम डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको इस्टेब्लिश कर लिए हैं। 1982 आते आते हमको क्या देखने को मिलता है? हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो भी साइन कर लिया। 1982 आते आते डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, हमने वो भी साइन कर लिया। तो इससे क्या है? इकोनॉमिक रेल में भी जो हमारा पार्टनरशिप है वो और ज्यादा मजबूत हुई है, और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। डीटीए क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब मान लो इंडिया में एक कंपनी है ए, ठीक है, और वो जाके आपका सिंगापुर में ऑपरेट कर रही है।
सिंगापुर में ऑपरेट कर रही है, वहां पे वो पैसे कमाएगी, लेकिन कंपनी कहाँ की है, वो कंपनी है इंडिया की। तो वहां पे जो किराया भाड़ा है, जो वर्कर्स हैं, उनको पैसा देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही रॉयल्टी हो जाएगी, वही प्रॉफिट हो जाएगा, वो कहाँ आएगी वापस घूम के, इंडिया आएगी। तो पैसे उसने कहाँ कमाए, इंडियन कंपनी है लेकिन पैसे उसने सिंगापुर में कमाए, तो यहां पे भी टैक्स लग रहा है। इंडिया में जब ये प्रॉफिट आ रहा है तो यहां पे भी क्या है, टैक्स लग रहा है। तो एक ही इनकम पे क्या हो जा रहा है, दो बार टैक्स लग जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको हिला दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाहर ऑपरेट ही नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि भाई सिंगापुर में क्या इन्वेस्ट किया जाए, इंडिया ही में ऑपरेट करते रहो। जब एक ही इनकम पे दो बार हमको टैक्स भरना है तो क्या फायदा है। इसी एनोमली को हटाने के लिए डीटीए आया था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगे। ठीक है, तो जब डीटीए दो कंट्रीज या कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर साइन कर लेती हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो क्या है, वो इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं, श्रीलंका में भी ऑपरेट कर रही हैं, यूएस में भी कर रही हैं, फ्रांस में भी कर रही हैं। ठीक है, तो या तो दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्री अगर डीटीए साइन कर ले रही हैं, तो जो कंपनीज हैं उनकी जो फॉरेन सब्सिडियरीज हैं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी एक टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में अपना टैक्स पे कर ले, तो उसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा। इसी को हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं। क्यों लाया जाता है ये, टैक्स टेररिज्म से बचाने के लिए। दूसरा, इन्वेस्टर्स के पास इंसेंटिव रहे कि वो और जाके दूसरे देशों में इन्वेस्ट करें, या बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में है। दिस इज डीटीए। तो इंडिया जो है 1982 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो भी इंक कर लेता है, वो भी साइन कर लेता है। 2021 आते आते हम क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनर अग्रीमेंट जो है वो भी साइन कर लेते हैं 2021। ठीक है, तो एक तो हमारा पीपल टू पीपल एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है डीटीए और सीईसीपीए, इतनी छोटी कंट्री के साथ अगर हम साइन कर रहे हैं तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए वो बहुत ज्यादा है। मॉरिशस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का भारत के लिए। सिंगापुर पहले नंबर पे है, मॉरिशस दूसरे नंबर पे है। उसी की वजह से 1982 में हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कई कंट्रीज के साथ अभी हमने हाल में किया है, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, लेकिन मॉरिशस के साथ हम डीटीए बहुत पहले साइन कर चुके हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1948 में भी स्टैब्लिश कर ली है। ठीक है, तो दिस इज अ टाइमलाइन। मॉरिशस जो है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरिशस फॉर इंडिया, क्या रीजंस हैं मॉरिशस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कई पॉइंट्स तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, जैसे एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है, दूसरा उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन रीजन में। और बताओ, चाइना को अगर हमको इफेक्टिवली काउंटर करना है, चाइना को अगर हमको इफेक्टिवली काउंटर करना है तो हमको भी क्या चाहिए, हमको डीप वाटर में अपने नेवल बेसिस चाहिए। तो हम मॉरिशस के साथ अगर अच्छे रिलेशंस रख रहे हैं तो हम चैगोस आइलैंड है उनका या पोर्ट लुई है, उसको हम इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। चाइना क्या किया, ग्वादर हम्बन टोटा यूज कर रहा है ना, तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस। ठीक है, हम भी पोर्ट डेवलप करेंगे, उसको डुअल यूज मिलिट्री सिविलियन यूज पे कब ले आ पाएंगे, जब हमारे उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, जब हमारे मालदीव्स के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, जब हमारे मॉरिशस के साथ या श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, तभी तो हम उनका जो पोर्ट्स हैं उसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे वॉर टाइम वगैरह में। तो चाइना की हेजोमनी को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हो गए, एफडीआई एक पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स, दूसरा पॉइंट क्या, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और क्या था, अब जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सिर्फ चाइना के कंटेक्स्ट में नहीं है, और भी जो सुपर पावर्स हैं और भी रीजनल पावर्स हैं, पाकिस्तान को भी काउंटर करने में ये हेल्प करेगा। चाइना को स्पेशली, चाइनास काउंटरिंग, इसमें ये जो आपके लिटोरल स्टेट्स हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, वो इंडिया के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और बताओ, इंडिया को अगर ब्लू इकोनॉमी अपनी हार्नेस करनी है, कल हमने बात की थी ना, ब्लू इकोनॉमी अगर हमको इफेक्टिवली हार्नेस करनी है तो उसके लिए जो मॉरिशस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंडिया को अपना सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करना है। अगर
ग्लोबल साउथ की लीडरशिप सस्टेन रखनी है और मजबूत करते जानी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमको ये जो छोटे लिटोरल आइलैंड स्टेट्स हैं इनके साथ जो संबंध है और बेहतर करते रहने पड़ेंगे। तो इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंडिया जो ग्लोबल साउथ का लीडर है इस पोजीशन को मेंटेन करने में मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ये जो स्मॉल लिटोरल आइलैंड स्टेट्स हैं वो बहुत अहम साबित होंगे। ठीक है, फिर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी प्रिज्म या एस्पेक्ट से सोचो तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, अगर हमको उसको इफेक्टिवली एडवांस करना है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, फिर हिंदुइज्म कनेक्ट, एक पॉइंट ये भी है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो कई एस्पेक्ट्स हैं, मतलब आप जितने, ये तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप भी कुछ सोचिए तो वो भी लिख सकते हैं, बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है मॉरिशस का इंडिया के लिए। लेकिन अभी ऑफ लेट कुछ कंसर्न्स भी आ गए हैं। कंसर्न्स क्या है? व्हाट आर द कंसर्न्स? ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। हाँ, इंक्रीजिंग चाइनीज हेजोमनी, चाइना जो है वो अपना जो इंटरफेरेंस है इन लिटोरल स्टेट्स में वो बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना जब अपना इंटरफेरेंस बढ़ाएगा, अपना क्लाउड बढ़ाएगा, तो उसके पास इंडिया से पैसा ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, सब कुछ उनके पास हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो दैट वुड टेक कंट्रीज लाइक मॉरिशस, मालदीव्स अवे फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज में कम होगा। एक मेजर कंसर्न इस टाइम ये है, इंक्रीजिंग चाइनीज हेजेमोनी, चाइना का बढ़ता वर्चस्व। दूसरा क्या है? टैक्स डिस्प्यूट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइंड है। ठीक है, अब ये लाया क्यों गया था? चीजें फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। ठीक है, तो टैक्स डिस्प्यूट एक मेजर रीजन जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच बीच में तनातनी या तनाव बना रहता है। तो ये दो मेजर कंसर्न्स हैं। ठीक है, बावजूद इसके मॉरिशस जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडीआई, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ब्लू इकोनॉमी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पैराडाइम है उसको एडवांस करने में, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा करने के लिए इस बार की जो विजिट रही है, उसके क्या मेजर टेक अवेज रहे हैं? नवीन चंद्र राम गुलाम आए हैं। ठीक है, और इंडिया ने कितने का? 680 मिलियन डॉलर, 680 मिलियन डॉलर का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है वो वीव किया है, वो प्लान किया है। इसमें इसमें जो डेवलपमेंट नीड्स है मॉरिशस की उसको ध्यान में रखा गया, और अलग अलग सेक्टर में कैसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ये कैसे डेवलप करें। पोर्ट लुई जो वहां का मेजर पोर्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे अपग्रेड किया जाए, इन सारे चीजों पे बातें हुई हैं, और इंडिया ने कुछ पैसे ग्रांट्स और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों एडवांस किया है। ठीक है, कुछ पैसा ग्रांट में गया है और कुछ पैसा आपका लाइन ऑफ क्रेडिट में गया है। ग्रांट्स क्या होते हैं और लाइन ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है? हाँ, दे के भूल जाओ, वो ग्रांट्स है, मतलब वो वापस नहीं आने। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? जो वापस करना पड़ता है, जो वापस करना पड़ता है। तो ये जो 680 मिलियन डॉलर इंडिया दे रहा है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में, इसका एक कंपोनेंट ग्रांट्स वाला है, और 440 मिलियन डॉलर वाला जो कंपोनेंट है वो ग्रांट्स कम लाइन ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, तो मेजर टेक अवेज क्या रहे हैं? व्हाट आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम मॉरिशस पीएम्स विजिट? एक तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज आना 680 मिलियन डॉलर का। ठीक है, और ये अलग अलग सेक्टर्स और डिफरेंट सेक्टर्स, इंफ्रा, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो मॉरिशस की है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग डोमेन में ये पैसा जो है 680 मिलियन डॉलर है जो इंडिया दे रही है मॉरिशस को, उसको खर्चा किया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ मॉरिशस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मॉरिशस। इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की बात की गई है। कोशिश ये की जाए कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट है, मॉरिशस विजिट करें, मॉरिशस के जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया विजिट करें। तो
यूपीआई रुपए, यूपीआई रुपए जो क्रेडिट कार्ड है, और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको भी एग्जीक्यूट करने की बात की गई है कि मतलब सून वील सी यूपीआई एंड रुपए वर्केबल इन मॉरिशस, वर्केबल इन मॉरिशस। तीसरा क्या है, पोर्ट लुई को डेवलप करने की बात की गई है, जो चाइना करता है, हम्बन टोटा, ग्वादर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट लुई डेवलप कर रहे हैं। ग्वादर के बगल में हमने क्या डेवलप किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए, ईरान में चाबहार, ठीक है। वैसे ही हम पोर्ट लुई डेवलप कर रहे हैं टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, ठीक है। वहां का मेजर पोर्ट है आपका, मॉरिशस का ये मेजर पोर्ट है। इसके अलावा एकेडमिक कोलैबोरेशन की भी बात की गई है, एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात की है। आईआईटी मद्रास जो है उसने साइन किया है एक एमओयू, किसके साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ, ठीक है। कि आईआईटी मद्रास की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में जो है, प्लस यहाँ की कुछ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स हैं आईआईटी मद्रास के, वो समय समय पे जाके वहां पे लेक्चर्स में, ठीक है, आइडियाज एक्सचेंज करें। तो एक आईआईटी मद्रास का जो एमओयू है वो साइन हुआ है किसके साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ। इसके अलावा अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, इंडिया में सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए, जो नई टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने एक मिशन चलाया था। क्या नाम था उसका, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी जो है उसको भी हमने खोल दिया है, किसके लिए, मॉरिशस के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मॉरिशस के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए। तो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स या की टेक अवेज रहे हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के इंडिया विजिट के, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज $680 मिलियन, इसमें कुछ ग्रांट भी है, इसमें कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट भी है, अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट किया गया है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन, सिविल सर्वेंट्स की जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है उनको कैसे बेहतर किया जाए, उनकी कैसे कैपेसिटी और बिल्ड की जाए, ठीक है। पोर्ट लुई भी हम डेवलप कर रहे हैं। यूपीआई रुपए, यूपीआई रुपए को भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो इससे एक फायदा और क्या है, एक टॉपिक हमने किया था डी डॉलराइजेशन, जब किया था तो एक फ्रेज हमने डिस्कस किया था, क्या था, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी हम वो करने की कोशिश की। मतलब जब यूपीआई और रुपए जो आप एग्जीक्यूट कर देंगे वहां पे, तो इंडियन रूपी है वो आप दूसरे देश में भी चला रहे हैं, नए देशों में चला रहे हैं, तो आप अपने रुपए, अपने करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। तो अब इससे देखो आइडिया क्या लग रहा है, आइडिया हमको ये लग रहा है, वे फॉरवर्ड में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो सॉफ्ट पावर का बहुत अच्छा यूज कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए। सॉफ्ट पावर क्या है, व्हाट इज सॉफ्ट पावर, बैठ जाओ, ठीक है। जोसेफ नाय का कॉन्सेप्ट है, जोसेफ नाय का कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर। दो चीजें होती है, एक होती है हार्ड पावर, दूसरा होता है सॉफ्ट पावर। इंटरनेशनल रिलेशंस में हार्ड पावर क्या हुई कि अपने हेजेमोनी को एडवांस करने के लिए ग्लोबल लैंडस्केप में आप जब मिलिट्री या इकोनॉमिक सैंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात बनवाने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए, तो इसको हम हार्ड पावर कहते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, अपनी मिलिट्री भेज दे रहा है, तो दिस इज हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या है, जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री को कोऑप्ट कर रहे हैं कल्चर के माध्यम से, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, ठीक है। जोसेफ नाय ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इंडिया देखो आईटी मद्रास से भी कोलैबोरेट करा रहा है, मिशन कर्मयोगी है, वहां के सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डेवलप कर रहा है। चाइना जितना पैसा तो पंप इन नहीं कर पा रहा है, चाइना जितना पैसा तो नहीं पंप इन कर सकता है, क्योंकि हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी 18-19 ट्रिलियन डॉलर की। तो एनी डे हमसे ज्यादा पैसा खर्च करने का मद्दा रखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हैं। वहां पे डैम बना दिया, पार्लियामेंट, जैसे अफगानिस्तान में हमने पार्लियामेंट बना दिया,
ठीक है, यूपीआई रुपए जो आपका सिस्टम है वो हमने वहां पर एग्जीक्यूट कर दिया। एक चीज इसमें और हुई है, जो जन औषधि केंद्र हैं वो भी हम वहां पर खोल रहे हैं, और आयुष आयुष मिनिस्ट्री जो है या आयुष है उसका हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो भी वहां पर मॉरिशस में खोल रहे हैं। आयुष क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, तो हमने जन औषधि केंद्र भी खोला है और साथ ही साथ आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला है। तो इससे क्या कर रहे हैं हम, अपना जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसको भी यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड पावर प्ले ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर टू एडवांस इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, मॉरिशस है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया जियो स्ट्रेटेजिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ठीक ठाक इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? द टेम्पलेट। जीएसटी परिषद के मॉडल का अनुकरण अन्य क्षेत्रों में भी सुधार लाने के लिए किया जा सकता है, परीक्षण कीजिए। इस समय भारत के लिए जीएसटी 2.0 क्यों महत्वपूर्ण है? अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में ध्यान रखना, खाली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज वी आर इमर्जिंग एज अ शाइनिंग स्पॉट इन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग लैंडस्केप, तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना है। अगली वर्चुअल साइकिल है उसको भी बढ़ाना है, विकसित भारत 2047। तो डोमेस्टिक तो है ही, लेकिन आपको इंटरनेशनल ट्रेल में वो भी टच करना है। दूसरा क्या है, जीएसटी काउंसिल कैन बी एमुलेटेड फॉर फर्दर सेट ऑफ रिफॉर्म्स इन अदर डोमेन्स। तो इसको आप खाली टैक्सेशन तक नहीं संबंधित रखेंगे। ठीक है, इसमें आप लैंड रिफॉर्म्स हैं, लेबर रिफॉर्म्स हैं, यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स टच नहीं कर पाए थे इन डोमेन्स को। एलपीजी रिफॉर्म्स ये अभी भी जैसे 70s 80s में था, ऑलमोस्ट वही स्नेल पेस पे चीजें चल रही हैं। तो जीएसटी काउंसिल क्या कर रहा है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक गुड गवर्नेंस का मॉडल दे रहा है, एक सक्सेसफुल मॉडल दे रहा है जो पिछले 9-10 साल से चल रहा है, जहां पे कंसेंसस के माध्यम से चीजें बनाई गई हैं। तो जीएसटी काउंसिल जैसा कुछ हम दोबारा से कॉपी कर सकते हैं अलग डोमेन्स में रिफॉर्म्स लाने के लिए, म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स लाने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेबर रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं।